अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने बात की कि अरब वर्ल्ड की जब भी बात करेंगे तो आजकल के दिनों में हमें वहाँ पर कहीं ना कहीं इजराइल का नाम लाजमी नज़र आएगा। इसी तरह जब भी आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग की बात करेंगे तो वहाँ पर तुर्की हमें हर मोड़ पर खड़ा हुआ नज़र आएगा। तुर्की की जानिब से हाल ही में रजब तैयब उर्दवान की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वो वहाँ पर जो मिन्स्क का ग्रुप बनाया गया था वो अपना रोल प्ले करे, अपना किरदार अदा करे इस मामले को रिजॉल्व करवाने में। अब मिन्स्क का जो ग्रुप है उसके बारे में बात करें तो मिन्स्क का ग्रुप वो ग्रुप है जो कि 1994 में बनाया गया। 1991 में सोवियत यूनियन का टूटती है तो उसके बाद एकदम से आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट और एक जंग की सूरत हाल पैदा होती है जिसमें 30,000 के करीब लोग मारे जाते हैं। और उसी मौका पर आर्मीनिया की जानिब से नगोर्नो काराबाख का जो इलाका है उसके ऊपर कब्जा किया जाता है। 1994 में एक ग्रुप तश्कील पाता है जिसमें रशिया शामिल था, यूएस अमेरिका शामिल था और साथ में फ्रांस शामिल था। ये बुनियादी रुकन थे जिन्होंने इस ग्रुप को बनाया था। इनकी जानिब से ये जुम्मा उठाया गया, ये जुम्मेदारी ली गई अपने सर पर कि हम इस मसले को विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मामलात बेहतर होंगे इस मसले को हम हल करेंगे। लेकिन तकरीबन 30 साल का अरसा गुजर गया है और अब तक आज तक एक नई जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इस मसले का हल इन ममालिक की जानिब से नहीं निकाला गया। जब ये मसला स्टार्ट होता है तो मिन्स्क का नामो निशान भी नज़र हमें नहीं आता। यूएन की जानिब से इस हवाले से बयानात आते हैं लेकिन मिन्स्क की जानिब से मुत्तफिका तौर पर कोई बयान सामने नहीं आता। सबसे पहले मिन्स्क का ही जो एक मेंबर है फ्रांस, उसकी जानिब से 10 अक्टूबर को एक सीज़ फायर जो है उसके लिए ऐलान किया जाता है। दोनों जानिब से इसके दरमियान मीडिएट करने का एक रोल प्ले करने की कोशिश करता है फ्रांस, लेकिन तकरीबन जैसे ही सीज़ फायर होता है कुछ ही घंटों के बाद उसकी खिलाफ वर्जी कर दी जाती है। उसके बाद 18 अक्टूबर को एक सीज़ फायर होता है, उसकी भी कुछ मिनट के बाद खिलाफ वर्जी सामने आती है। और इसी तरह हमें कुछ दिन पहले मंडे को एक सीज़ फायर देखने को मिलता है जो कि उसका हाल भी वही होता है जो कि इससे पहले 2 सीज़ फायर का होता है। लेकिन इस मरतबा यहाँ पर जो मामलात है वो थोड़े से हमें मुख्तलिफ नज़र आते हैं और इसमें इल्हम अलियव जो हैं, जो कि आज़रबाईजान के सदर हैं, उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया। उन्होंने कहा कि कैसे ऐसे ममालिक जिनका इंटरेस्ट सेम नहीं है, जिनका इरादा इस मसले को हल करने का नहीं है, वो कैसे इस मसले को हल कर सकते हैं। उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो ममालिक जो कि सीज़ फायर करवा रहे हैं उनकी जानिब से ही इस जंग को बढ़ावा देने के लिए, इस जंग को जलती के ऊपर आग का जो है या जलती के ऊपर तेल फेंकने का जो काम कर रहा है, ये ममालिक असलहा सप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग कोशिश करेंगे कि इस जंग को बंद कर दिया जाए। इल्हम अलियव की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया। उन्होंने कहा कि एक तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि रशिया आर्म्स की सप्लाई कर रहा है आर्मीनिया को, लेकिन मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं जो कि आर्मीनिया को असलहा फ्राहम कर रहे हैं। इसी के ऊपर तुर्की की जानिब से एतराज़ उठाया गया। तुर्की की जानिब से कहा गया कि इस तरह के इक़दामात जो कि आप खुद तो कह रहे हैं कि मसले का हल चाहिए, खुद तो कह रहे हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आप आर्मीनिया को असलहे की तरसील भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आज़रबाईजान और तुर्की की जानिब से काफ़ी ज़्यादा एहतजाज किया गया। इल्हम अलियव की जानिब से साथ में कुछ स्टैट्स भी दिए गए और उनकी जानिब से जो इल्ज़ाम आयद किया गया उसमें उनकी जानिब से कहना था, पहले उन्होंने अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताया कि किस तरह वो इस वॉर में, इस जंग में प्रोग्रेस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया, जी अब तक हमने 352 आर्मीनियन टैंक जो हैं वो हमने तबाह किए हैं, 53 के करीब हमने टैंक पकड़े हैं। और उनकी जानिब से कहा गया कि 6 जो दूसरे मिसाइल सिस्टम हैं वो अलग से तबाह किए, वो तकरीबन 20 के करीब हैं, लेकिन ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली उनकी जानिब से कहा गया कि हमने 6 S-300 मिसाइल सिस्टम जो हैं वो तबाह किए हैं। उनकी जानिब से सवाल किया गया कि ये कैसे हो सकता है कि आर्मीनिया जो कि मुआशी तौर पर मुश्किलात का शिकार था और उसके पास इससे पहले कभी उसकी जानिब से ऐलान नहीं किया गया या इस चीज़ का इजहार नहीं किया गया कि वो ये रशियन साख्ता एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल सिस्टम जो है S-300 जो है उनको एक्वायर करेगा, लेकिन हमने ये 6 सिस्टम जो है हमने इनको तबाह किया है। तो ये
आर्मीनिया के पास कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि जंग बंदी की जाए, एक तरफ हमें सीज फायर के लिए मजबूर किया जाता है और हम उसके लिए विलिंगली आते हैं कि हम सीज फायर चाहते हैं, लेकिन कुछ शराइत के ऊपर। और अगर सीज फायर किया जाता है तो दूसरी जानिब ये मौका जाना जाता है जो कि बड़े ममालिक हैं उनकी जानिब से, और इसमें वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है आर्मीनिया को। और उनकी जानिब से कहना था कि ये जो हाल में सीज फायर हुआ, इसमें जो एक मुआहदा तय पाया उसमें यह था कि दोनों जानिब से जो प्रिजनर्स हैं उनका तबादला किया जाएगा, जो ज़ख्मी हैं उनका तबादला किया जाएगा, और इस हवाले से जो जिन इलाकों से सिविलियन को निकालना है या कुछ इस तरह के मामलात हैं जो कि हल तलब हैं, उनके ऊपर बातचीत की जाएगी या इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही सीज फायर होता है तो आर्मीनिया की जानिब से दोबारा से इश्तियाल अंगेज़ी की जाती है, उनकी जानिब से दोबारा से फिर से जंग का आगाज़ किया जाता है मजबूरन, फिर हमें भी इसके ऊपर इक़दाम करने पड़े। तो ये उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है। अब बात करते हैं, इससे पहले भी हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि मिन्स्क का जो ग्रुप है जो कि बाकायदा तौर पर इसी मकसद के लिए बनाया गया था कि इन दोनों ममालिक के दरमियान मामलात को बेहतर किया जाए। तो ये तीन ममालिक क्यों नहीं चाहते या क्यों ये इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे? तो सबसे पहले फ्रांस की बात करते हैं। तो फ्रांस को अगर आप देखें तो आज़रबाईजान के साथ तुर्की टो टू टो बिल्कुल जो है कदम बकदम उसके साथ खड़ा है, और इवन कि उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने फ़ौजी भी भेजने को तैयार हैं, जैसे ही आज़रबाईजान की जानिब से रिक्वेस्ट की जाएगी हम अपने फ़ौजी भेज देंगे। तो इस लेवल तक आज़रबाईजान के साथ तुर्की खड़ा है। अब तुर्की की आपस में टसल चल रही है फ्रांस के साथ। इस्लामोफोबिया की बात करें तो उसके ऊपर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से बड़े सख्त जो है कलमात अदा किए गए। दूसरी जानिब पूरे एक एजेंडे के साथ इमैनुअल मैक्रोन जो हैं फ्रांस के सदर, वो भी इसके ऊपर चल रहे हैं। तो ये एक टसल हमें नज़र आती है। यही वजह है कि जब ये इशू स्टार्ट होता है तो फ्रांस की जानिब से बजाय इसके कि एक मीडिएटर जो कि मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं मिन्स्क ग्रुप में, तो मीडिएटर का रोल प्ले करने की बजाय फ्रांस की जानिब से एक साइड चूज़ की जाती है और उसमें वो आर्मीनिया की साइड पर चला जाता है। इसके अलावा जो भी इससे जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की बात करें तो उसके ऊपर जो भी बातें आती हैं, जो भी बयानात आते हैं, तो उसमें बाइसनेस शो करते हुए आर्मीनिया को सपोर्ट किया जाता है और इल्ज़ाम आयद किया जाता है आज़रबाईजान के ऊपर। लेकिन आज़रबाईजान की ज़मीन के ऊपर जो आर्मीनिया की जानिब से जो खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, इसके ऊपर फ्रांस की जानिब से बात नहीं की जाती। तो फ्रांस तो इसमें पार्टी बन गया, तो फ्रांस से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस मामले को, इस इशू को मीडिएट करेगा। अब बात कर लेते हैं यूएस की। तो यूएस इस तमाम तर मामले को नहीं चाहता कि वो ये मामला हल हो। इससे पहले इसके ऊपर अगर आपने उनका पॉलिसी बयान देखना है तो जब ये इशू तकरीबन स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त माइक पॉम्पियो की जानिब से एक ऐलान किया गया। उनकी जानिब से कहना था कि हम इसको फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर देख रहे थे और हम नहीं चाहते कि इस तमाम तर मामले को इंटरनेशनलाइज किया जाए। एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट इस सेंस में वो कह रहे थे कि ये मामला जहां का है वहां रहे, इसके ऊपर अगर वहां पर आर्मीनिया का कब्जा है तो ये कब्जा वहां पर रहे, इसके ऊपर कोई बात ना की जाए, इस मसले को ऐसे का ऐसे रहने दिया जाए। दूसरी जानिब एक और चीज़ है जिसकी वजह से उनकी जानिब से कहा गया कि इस मामले को इंटरनेशनलाइज ना किया जाए, क्योंकि जब ये मामला इंटरनेशनलाइज होगा, बल्कि अब तो हो चुका है, तो उससे ये होगा कि यूएन की जानिब उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि इसके ऊपर मामलात में दखलंदाजी की जाए। तो यूएन के बहुत सारे मौके के ऊपर पहले ही कह चुका है कि यह आज़रबाईजान का इलाका है और आर्मीनिया यहाँ पर इन्वेडर हैं, इनकी जानिब से यहाँ पर कब्जा किया गया है। तो इंटरनेशनलाइज होता है तो एक प्रेशर बिल्ड होगा जिसमें बिलाखिर आर्मीनिया को वहाँ से अपनी फ़ौजों को निकालना पड़ेगा। तो यूएस नहीं चाहता कि इसके ऊपर कोई कदम उठाए। एक तीसरी रीज़न ये है कि यूएस क्यों नहीं चाहता कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान का मसला हल हो और आर्मीनिया को एक बाइसनेस जो शो करवा रहा है यूएस, उसकी एक रीज़न ये है कि आर्मीनिया के जो एथनिक आर्मीनियन हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यूएस में मौजूद हैं, की पोस्टों पर वहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे कह लें कि एक आर्मीनिया और आज़रबाईजान के हवाले से जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है तो उसमें वो अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा आज़रबाईजान को और नहीं चाहता कि मामला हल किया जाए। अब आ जाती हैं जो मेन प्लेयर है रशिया। अब उम्मीद की जा सकती है कि इतनी बाइसनेस के बाद अब एक रशिया ही रह जाता है कि जो कि इस मामले को हल करे। रशिया की जानिब से उस तरह खुलकर आर्मीनिया की सपोर्ट भी नहीं की जा रही और
سپورٹ بھی وہ کر رہا ہے، اور دوسری جانب آذربائیجان کی وہ سپورٹ تو نہیں کر رہا لیکن مخالفت بھی نہیں کرتا. تو ایک لانگ ہسٹری ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو ان کی جانب سے حل کیا جانا چاہیے. لیکن اس میں بھی مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنا بھی اسلحہ سپورٹ کی ترسیل کی جاتی ہے آرمینیا کو، وہ ساری رشیا کی جانب سے کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایلہم ایلیو کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ S-300 جو میزائل سسٹم ہے وہ ہم نے 6 تباہ کیے ہیں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ S-300 جو میزائل سسٹم ہے یہ رشین بلٹ ہے، یہ رشیا کا میزائل سسٹم ہے، اینٹی ایئر کرافٹ بھی ہے، تو یہ رشیا کی جانب سے ان کو یہ ترسیل کی جاتی ہے. تو اس سے پہلے جب دوسرا سیز فائر ہوتا ہے تقریباً 18 اکتوبر کو، تو تب ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً ڈیلی بیسس پہ 25 سے 26 پروازیں جو ہیں وہ لینڈ کر رہی تھی ایران میں، اور ادھر سے ترسیل کی جا رہی تھی اسلحے کی. تو ان میں ہو سکتا ہے یہ S-300 میزائل سسٹم بھی ان میں شامل تھے. اور اس کے اوپر ہم یہ بھی ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیز فائر کیا جاتا ہے تو اس میں آرمینیا کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کی پوزیشنز کے اوپر، جہاں پر اس کی پوزیشن کمزور ہے وہاں پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے، اور پیچھے سے سپلائی بھی اس کو کی جاتی ہے. تو ایک ریزن یہ ہے. دوسری سب سے بڑی ریزن یہ ہے جو کہ اس وقت آرمینیا کو تو کم لیکن آذربائیجان کو اس ریزن کی، اس سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ہے فارن محاذ کے اوپر، فارن محاذ کے اوپر جو فارن افیئر کو ڈیل کرنے والے لوگ ہیں، جو کی پرسنل ہیں، ان کی جانب سے سپورٹ ملے. تو اس میں رشیا کی جانب سے امید کی جا رہی تھی، لیکن جو رشین وزیر خارجہ ہیں وہ جو ایتھنیسٹی ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے آرمینیا کا. وہ کس طرح؟ جو رشین وزیر خارجہ ہیں، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کے فادر جو ہیں وہ وہ آرمینیا کے ہیں. تو اس کے اوپر بات کریں کہ ان کا عمل دخل کتنا ہے رشیا میں، تو رشیا میں وہ بڑے پاورفل سمجھے جاتے ہیں، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے ان کا، اور اس حوالے سے ان کا ایک کی رول ہے. یہی وجہ ہے کہ رشیا اس طرح کھل کے نہ پہلے سامنے آیا، ابھی وہ آ رہا ہے تو آرمینیا کی سپورٹ میں آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ترکی کی جانب سے بار بار کہا جاتا ہے کہ منسک کو اس میں رول پلے کرنا چاہیے، اور جب منسک کے رول کی بات کرتے ہیں تو آذربائیجان تب کہتا ہے کہ اگر میڈییشن کا کام کرنا ہے تو اس میں ترکی ہمارے ساتھ لازمی بیٹھے گا. کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کرنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے وہ آئے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ترکی لازمی بیٹھے گا. وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ترکی ان کا جو بھی سٹانس ہے اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرے گا. اور اس میں آذربائیجان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے جتنا عرصہ ہم نے انتظار کیا ہے، ہم نے جتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو ہم 30 سال اور انتظار نہیں کر سکتے. اگر ایلہم ایلیو کی جانب سے جہاں پر دیگر باتیں کی گئی تو ان کی جانب سے ایک اور بات کی گئی. انہوں نے کہا کہ منسک گروپ اور جو پاورز ہیں، جو کہ انٹرنیشنل پاورز ہیں، وہ اگر ایک لفظ بولیں کہ آرمینیا یہاں سے اپنی فوجیں نکال لے، تو آرمینیا کی جرت نہیں کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پر رہ سکے. تو ان کی جانب سے کہنا تھا کہ اگر آپ واقعی مخلص ہیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہو، تو پھر آپ کو بس ایک اشارہ کرنا ہو، اس اشارے کے ساتھ ہی آرمینیا اپنی فوجیں نکال لے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تینوں ممالک کی جانب سے، رشیا ہے اس میں US ہے اور فرانس ہے، ان کی جانب سے ایسی ولنگنس شو نہیں کی جا رہی کہ یہ اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. کیا یہ ممالک اپنا رول پلے کرتے ہیں، یا پھر آذربائیجان اسی طریقے سے جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ یہ علاقے واپس ملیں گے، یعنی کہ جنگ کے ذریعے وہ اپنے ان علاقوں کو واپس لیتا ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان پوائنٹس میں جو معاملات ہم ڈسکس کرتے ہیں اس میں کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، یا اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اپنا فیڈ بیک دیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.